हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरे साथ में अमर सर हैं जो भोपाल से मुंबई आए हैं। और सर और हम आज जो है वो डिसाइड कर रहे थे आरआर बैच के बारे में, कुछ कुछ जो नई चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। और जो पैटर्न है उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये पूरा बैच जो है वो बेसिकली जो PYQs हैं उसके आधार पर थ्योरी को डिस्कस किया जाएगा। मतलब ये है कि आरआर बैच का पर्पज़ ये है कि रिपीटर्स को जो है एक एक्सपोजर मिल सके पिछले सालों के एग्ज़ाम का, कि पहले के सालों में क्या पूछा गया है और आने वाले साल में उससे क्या आ सकता है, और क्या थ्योरी हमको बहुत रिलेवेंट तरीके से पढ़ना है। अच्छा अमर से एक बात बताओ, जैसे फिजिक्स में भी मैं बात करूं आपसे, तो कोई एक चैप्टर शुरू होता है एक जगह से, एक जगह खत्म होता है ना। बिल्कुल। आप इस बात को बड़े ध्यान सुनना। कोई भी चैप्टर जो होता है उसमें पहले से लेके लास्ट पैराग्राफ तक चैप्टर पूरा लिखा होता है, ठीक है। क्या उसके सारे हिस्से एक समान इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में? नहीं। पहला की पॉइंट टेक अवे ये है, किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो उसका हर एक हिस्सा पहले लाइन से लेके आखिरी पैराग्राफ तक हर एक हिस्सा समान रूप से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ हिस्से उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। हाँ, कुछ हिस्से उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ना के बराबर होते हैं। अब क्या होता है सर, एक चीज मैंने गौर की है, जैसे कि कुछ हिस्से से फॉर एग्जांपल कि आपका एक चैप्टर है फिजिक्स में साउंड का, वेव का, ठीक है। तो उस चैप्टर में क्या होता है कि जब आप पढ़ने जाओ ना उस किताब को, बुक को पढ़ने, तो आपको लगता है ये क्या है ये ना, मतलब हर हिस्सा उसका कठिन कठिन सा लगता है। लेकिन जब पेपर उठा के देखो आप तो पाओगे कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, या आपने पढ़ा है तो बनेंगे आपसे क्वेश्चन वो। बिल्कुल। जैसे वेव्स, जैसे आपने चैप्टर का नाम लिया तो मैं इसी में बता दूं कि वेव की जो इक्वेशन होती है, सर को भी कॉफी ऑफर की, सर ने पी ली पहले, ठीक पहले है? खत्म कर दिया है। तो बोलेंगे सर को कॉफी नहीं, बच्चे ध्यान रखते हैं इस बात। हाँ, बच्चे ध्यान रखते हैं, बता बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो वेव जैसे चैप्टर है, तो वेव्स में लगभग हर साल या हर दूसरे साल कह लीजिए वेव इक्वेशन पे सवाल होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे बात देखा मैंने, है ना, कि वेव की एक इक्वेशन दे रखी, यदि वो वेव में नहीं रहेगा तो वो ऑसिलेशन में रहेगा, क्योंकि वो दोनों चैप्टर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। अब उसमें एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं बीट्स, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स में आता है, जो कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। अब बच्चे का रोना रहता है कि वो सर हमें समझ में नहीं आया। यदि उसके सवालों को देखोगे तो ना के बराबर है सर, ना के बराबर, ना के मैंने एक बात गौर की है कि बच्चे जो है ना, मतलब जैसे आप ग्रेविटेशन की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें, आप इनर्शिया वाले हिस्से की बात करें, सर्कुलर मोशन की बात करें, आप सर्कुलर मोशन से मुझे आ रहा है कि उसके वो गिनती के फॉर्मूले यदि आपने वो कर किए हैं तो आपका आधा काम तो वही हो गया वो, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे कोई कठिन पोर्शन को देखकर उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, जबकि वो उसके आने की संभावना कम होती है। बिल्कुल। तो जो हमारा आरआर बैच का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से बच्चों को फिजिक्स में क्या फायदा मिलेगा ये बताइए आप। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिजिक्स अथाह होती है, मतलब जितना पढ़ाते चले जाओ उतना कम है। समंदर के समान होती है, मतलब बिल्कुल समंदर के समान है, उसमें जितना चाहिए उतना पढ़ाओ, कोई कभी खत्म नहीं होती है। कई जगह तो ऐसा भी है, जैसे मैकेनिक्स एक बार स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि, मतलब मैंने देखा है कई जगह पर कि जैसे अप्रैल से चालू करते दिवाली तक मैकेनिक्स ही चल रही है, और उसके बाद एकदम से भर खत्म कर हाँ, करते हैं कई टीचर्स। तो हमें वो नहीं करना है। अब मैकेनिक्स कितनी पढ़नी है जितनी हमारे काम की है। अब अननेसेसरी पढ़ के उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है। अब जैसे हम लगाए जा रहे हैं 4-5 पुली, एक पुली के अंदर पुली घुसाई, पुली के अंदर और पुली घुसाई, और ये 3 पुली लगा दी, अब बताओ क्या होगा। हमारे नीट का लेवल है एक पुली पे सवाल आ जाए वही बहुत है। तुम 2 से 3 पुली लगा, उदाहरण है जैसे कि आज के कई साल पहले एक जो है मैं बता रहा हूँ आपको 2001-2 की बात बता रहा हूँ कि एक बच्चा पढ़ने आता था वो लोग क्लास में कहीं पे, वो आके बोला, फिजिक्स पढ़ा दी सर ने, बोलता कि सर आपने वो बंदर वाले क्वेश्चन नहीं लगवाए। एक किसी किताब में क्या था, शायद SC वर्मा में होगा, किसी किताब में होगा, कि उसने पुली की जगह पर उन्होंने बंदर लटका दिए कि ये बंदर का वजन इतना है, ये बंदर का वजन इतना, और ये बंदर ऐसे रस्सी पकड़ लटक रहे हैं, इसमें देखिए क्या होगा टाइप से। तो वो लड़का, मतलब कि कोर्स पूरा नहीं हुआ, चैप्टर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बंदर के क्वेश्चन नहीं लगवाए आपने क्लास में। तो वो जो होता है ना कि आप रियल कॉन्सेप्ट को छोड़कर आप एक प्रश्न के पीछे दौड़ रहे हैं, हाँ। वो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। तभी तो बच्चे हैं वो, यदि गलती नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब क्या है ना, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पे यदि मैं बात करूँ ना, मैक्सिमम जो सवाल होते हैं ना, पहला फॉर्मूला न्यूटन, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं, F एक्सटर्नल बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। सवाल आता है या तो इस फॉर्मूले से, दूसरा सवाल जो बनने की संभावना बनती है वो होती है F नेट बराबर ma, मतलब वही dp/dt को वो आगे ma तक लेके आते हैं।
मैक्सिमम सवाल आप देखोगे तो इसी तो पर मेरा रहते हैं। क्वेश्चन आपसे है कि आरआर बैच में बच्चों को ऐसा क्या देने वाले हैं आप जिससे कि उनको फिजिक्स में बहुत फायदा मिलेगा? हम शुरुआत करेंगे पहले थोड़ी सी थियरी, क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना कि यदि सीधा न्यूमेरिकल हम दिखाएंगे ना आपको, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि आपको वो थियरी को ब्रीफ में जितनी काम की है, ताकि सवाल अटके नहीं, ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल ही बहुत शॉर्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। थियरी कंसाइज वे में, ताकि कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएं, सवाल आपसे सारे अपने आप से भी बनने चाहिए, और उसके साथ में PYQ के साथ में लगातार पिछले 5 से 7 सालों का ट्रेंड देखते हुए उसको मतलब कंसीडर आप फिजिक्स में ब्रीफ में थोड़ा थ्योरी बता के फिर तुरंत हर थियरी के नीचे न्यूमेरिकल, हर थियरी के नीचे न्यूमेरिकल, ताकि उससे बच्चे को मालूम चलेगा कि इस थ्योरी पे ये न्यूमेरिकल आया, और हाँ। न्यूमेरिकल से क्या वो ड्राइव कर पाएगा बच्चा कि क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या बिल्कुल। चीजें पढ़ना चाहिए उसे। इसी से तो उसको आइडिया लगेगा कि जैसे कोई क्वेश्चन है 2023 में आया है, तो उसको पता रहेगा ये 2023 में आया तो रिपीट हो सकता है, एक संभावना ये बनती है, और हो सकता है रिपीट ना भी हो, तो भी फर्क क्या पड़ता है, हमें वो कॉन्सेप्ट पता लगा। आपके अकॉर्डिंग ये पूछूं कि पिछले 5-7 सालों में पेपर में कोई क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना कितने परसेंट होती है? पिछले 5-7 सालों में देखें तो पेपर उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। मतलब मैं बोलूं exact तो question- एग्जैक्ट तो देखो कभी नहीं मिलता है, बट हाँ मैं ये कहूंगा 60 to 70% पेपर पिछले 5-7 सालों के बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला है, 60 से 70% पेपर जो होता है पिछले 5-7 सालों में जो क्वेश्चन आए होते हैं उसके फॉर्मेट के इर्द गिर्द ही घूमता है वो। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो छूटे रहते हैं, मतलब वो नजरअंदाज हो जाते हैं। वो नजरअंदाज होने के बाद 5-7 साल बाद उन्हें एहसास होता है यार ये टॉपिक पे क्वेश्चन ही नहीं आया, तो फिर अचानक से रिपीट करते हैं। जैसे मैंने 2019 से 20 के एग्जाम के टाइम पे भी बोला था कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को वो भूल गए। याद रखना 1-2 साल में भी आने वाला है, क्योंकि 2012 में लास्ट क्वेश्चन आया था। तब मैं उस समय भी बोल रहा था इनको कि बच्चों को कि लगातार कि भाई ये पता नहीं इनके दिमाग से टॉपिक निकल गया कि क्या चक्कर है, पूछ ही नहीं रहे करके, और उसी साल पूछ लिया। मेरी किसी एग्जामिनर से बात हुई थी एक बार, जो पेपर सेट करने वाले थे, मतलब मैं बहुत पुरानी बात है ये, मैं उनसे पूछा था कि आप लोग कैसे करते काम। फ्लाइट में मुझे मिल गए थे, तो प्रोफेसर थे कहीं पे, उन्होंने कहा कि साहब हमको कुछ नहीं, हमको 7-8 साल का हमको पुराना पेपर मिलता है, सॉल्व पेपर मिलता है, हमको देखने मिलता है कि ये क्वेश्चन है, ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं, है ना, और आपको पेपर का वो बना के देना। उनको पता भी नहीं होता कि उनका पेपर बनाया हुआ आएगा भी कि नहीं आएगा। दे हैव टू कंट्रीब्यूट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो बोले हमारे पास में पहले के क्वेश्चन होते हैं, टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, हमारे पास पहले के क्वेश्चन के आंसर होते हैं, ठीक है, जो अब हमको उनको देखकर क्वेश्चन आना है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी कि जो पुराने क्वेश्चन PYQs लगाएगा उससे आने वाले क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब कभी टीचर को लगता है, कोई बहुत इनोवेटिव आदमी को लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन को अपन ऐसे पूछ सकते हैं, जो इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होने वाले लोगों की संख्या होती है 5% से भी बहुत कम। तो फिर वो बुक से एक नया क्वेश्चन बना के डालते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तब आपको लगता है पेपर में कुछ नया आया, लेकिन वो नयापन भी आप देखोगे उठा के 4-5% से ऊपर नहीं पेपर के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20। बहुत एक्सट्रीम केस में कि सारे इनोवेटिव लोग बैठ गए, जिनको ऐसा लगा है कि इस बार तो हमें बच्चों को परेशान करना ही है। तो उसका दूसरा एक और पॉइंट होता है कि एग्जामिनर जो नया क्वेश्चन बनाना चाहता है वो ऑप्शन में से क्वेश्चन उठाता है। कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन में इस बार उसका जो ऑप्शन था उसको अगली बार क्वेश्चन बना देगा वो, और उसके क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल देगा, समझ गया मतलब वो ऐसा खेलने की कोशिश करता है। ऐसा बायो में होता है, बहुत बार बायो में तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में बना पाते हैं, लेकिन अब फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम कई जगह रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा ऑप्शन में से थोड़ा सा पोर्शन पकड़ लिया, कि 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें एक पॉइंट डाल दिया उसने, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है कि यार इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई अच्छा एग्जामिनर जो होता है, या कोई अच्छा जो व्यक्ति जिसको लगता है उसे मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाना भी अपने आप में एक टफ टास्क होता है। कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहता है, कई लोग 100% मन से काम करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो जो मन से काम करने वाले लोग हैं वो उस पर क्वेश्चन बनाते हैं और वो देते हैं, और उन्हें अच्छा लगता है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप ये बताओ कि कोई बच्चा जिसका फिजिक्स अभी जो है वो नया ना के बराबर है, ना के बराबर ऐसा मानते हैं, ना के बराबर मतलब कि उसको पता है फिजिक्स होती है, एग्जिस्ट करती है दुनिया में, लेकिन पढ़ा नहीं उसने, तो आपके आरआर बैच को ज्वाइन करता है फिजिक्स के लिए, अपना बैच पढ़ता है बच्चा, ज्वाइन करता है, तो 45 में से कितने क्वेश्चन तक वो पहुंच सकता है आपके साथ? सर मैं 45 में से तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं ये 50 में से बोल सकता हूँ कि 35 प्लस निकाल देगा।
50 क्वेश्चन, हाँ 45 तो मैंने गलत बोला, 50 आते हैं आजकल तो ना, तो करने भले 45 पड़ते हैं। हाँ, पर अब वो अब तो मतलब आप 30-35 क्वेश्चन बच्चा कर पाएगा पक्का? 35 प्लस पक्का नहीं? देखो अभी अपने वीडियो में सामने हमने बच्चों 35 प्लस क्वेश्चन बच्चा कर पाएगा। मतलब कंसंट्रेशन आपको concentrate होके करना बच्चे का पड़ेगा। कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा बोले कि सामने इधर में लेक्चर चल रहा है अमर सर का और उधर पीछे टीवी पे छैया बज रही है, तो कैसे काम होगा? हाँ, ये तो मुश्किल काम है भाई ना, तुम छैया के साथ में जो है वो नहीं काम कर पाओगे, फिर तुम सब जगह दुनिया में भैया भैया बन जाओगे। इसलिए समझ गए मतलब पढ़ सफलता बहुत जरूरी भाई लाइफ में। हाँ। तो पॉइंट ये है कि चलिए अब दूसरा ये बताइए मुझे कि उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो कंसंट्रेशन की बात हुई लेक्चर के समय पे, क्योंकि क्या है ना, बच्चों के दिमाग में ना कॉन्सेप्ट को लेकर के उनके दिमाग में एक पॉइंट है कि याद कर लो, वो नहीं होता है। उसको समझना पड़ता है, उसके सारांश को समझना पड़ता है, उसके भावार्थ को समझना पड़ता है। फिजिक्स समझने का विषय है। एंड देन सेकंड, अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट, विच नीड्स स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। मैं बच्चों को यही बोला, पेपर कठिन नहीं होगा सर, पेपर बल्कि होगा, लेंदी पेपर होगा। लेंदी होगा। लेंदी पेपर में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, मतलब ये बच्चे कई बार पूछते भी है मुझसे, तो मैं कहता हूँ ये बात कि सबसे बड़ी बात है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, वो सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, आपका वो प्रेशर मैनेजमेंट चेक करता है कि आप कैसे टेंशन को मैनेज कर पा रहे हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट चेक करता है, आपका वो टाइम के समय सही रिस्पॉन्स टाइम आपका चेक करता है, आपके ब्रेन की अलर्टनेस को चेक करता है, वो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को चेक करता है वो, फिर उसके बाद नंबर आता है नॉलेज का। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि क्या है, बच्चों होता है सिर्फ नॉलेज। अरे आपको यदि 25 घंटा वो पेपर पढ़ा था, 25 घंटे में पूरा कवर कर दोगे आपके, लेकिन मिलता वही 3 घंटा है आपको, मिलता वो उस प्रेशर में, उस दिए गए टाइम में रिकॉल करना, ब्रेन को आपको जो है फॉगिंग ना हो, ब्रेन में एकदम गायब ना हो जाए आपका, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वही है ना कि एक अलर्टनेस जान कैसे बचाती है। जैसे वो मैंने एक्चुअली मैं आई डोंट नो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कि कहते हैं वो हार्ट अटैक आने से पहले थोड़े से सिम्टम आने लगते हैं, कि कुछ दर्द जैसा होता है, चेस्ट पेन होता है, तो हाँ ये कौन सी लेफ्ट साइड में पेन होता है, तो कोई एक गोली आती है सॉर्बिट्रिस कुछ ऐसा कुछ बना हो, तो उसको जीभ के नीचे रख दो तो तुरंत आंसर कर दे, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 1-2 घंटे। तो अब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिसको पता है वो यदि तुरंत एक्ट किया तो आदमी की जान बचेगी। अभी क्योंकि मैंने रिसेंट में एक इंसिडेंट देखा कि एक व्यक्ति था, चाय पीने आया, चाय पिया और जेब से ऐसे पैसे निकाल रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको ऐसा लगा जैसे मिर्गी के दौरे आते ना, बिल्कुल वैसा फील हुआ। वो व्यक्ति गिरा और गिरने के बाद में बस उसने मोबाइल से लॉक खोल, मोबाइल निकाल के दिया, बोले किसी को फ़ोन लगा दो। तो जो थे वो लोग जानते थे, उन्होंने मोबाइल लिया और उस पर लास्ट नंबर पे कॉल लगा दिया, और लास्ट नंबर वाले व्यक्ति ने रिस्पॉन्स दिया और उसने पहचान लिया कि भैया कि ये व्यक्ति ये है, और वो आए। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि मिर्गी के दौरे, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे मिर्गी के दौरे। अब जिसको समझता है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया आने में। अब वो आने तक एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती थी कि उनको एडमिट करा, लेकिन आज की तारीख में दुनिया में लोग हैं थोड़े जो नहीं कर पाते हैं, या एक्सेस उतना जल्दी नहीं समझ, और सबको लगा मिर्गी के दौरे, तो सब लोग वो क्या बोलते हैं उसको, वो प्याज सुखाने लग गए, क्योंकि सबके दिमाग में तो वही आया कि मिर्गी के दौरे। किसी को क्लिक नहीं हुआ कि ये हार्ट अटैक था, बट द पर्सन वो नहीं बचा पाया, क्योंकि सबके दिमाग में वही आया कि मिर्गी के दौरे थे। तो वो प्रेशर हैंडल करना जैसे एक डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एग्जाम के टाइम पे भी बच्चों के साथ में वही हो रहा है। 3 घंटे के अंदर में हमें समझना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। अब चूंकि ये तो गनीमत मानो कि वो बता रहे हैं कि बायो का है, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, उसके बाद आपको चैप्टर आइडेंटिफिकेशन, सब टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन, फास्ट कैलकुलेशन, गलती से 2 into 3 की जगह 2 + 3 ना हो जाए, या 2 into 3 की जगह 2 की पावर 3 ना लग जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि क्या होता है हम बहुत फास्ट चल रहे होते हैं एग्जाम टाइम में, तो ये छोटी छोटी बातें मैनेज करके अपने को जो सही में रिस्पॉन्स करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेगा। अब कोई यदि ये बोले कि सर मुझे बताओ कि 1/2 + 1/3 करने पर कि ऊपर में 3 + 2 कैसे आ गया, तो उसका जवाब मैं क्या दूंगा, मतलब आप तो फिर बन ही नहीं हो नीट के लिए, फिर तो आप टाइम पास कर रहे हो। अब आपको इसके साथ में ये जो चीज़ें मैनेज करनी है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बिना प्रैक्टिस के कभी भी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आ सकती। आपने आरआर बैच में बच्चों को डीपीएस प्रॉपर मिलेगा ना? डीपीएस प्रॉपर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थियरी का जो कंटेंट है प्रिसाइज्ड वे में रहेगा,
शॉर्ट्स में रहेगा ताकि आप उसे जल्दी से समझ पाओ। मतलब ये वन शॉट लंबे लंबे लेक्चर नहीं रहेंगे, शॉर्ट लेक्चर जिसमें कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी का कवर होगा, उसमें एमसीक्यू कवर होंगे, उसके अंदर एग्जाम का ट्रेंड आपको मालूम चलेगा, आप डीपीएस भी लगाएंगे उसमें, आप उसके बाद आपका वीकली टेस्ट भी होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा। तो मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का रैपिड रिवीजन है ये। हाँ। और रिपीटर्स के लिए बहुत काम का ये बैच है, जिन बच्चों के नंबर जो है वो बाउंड्री पर रह गए। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे जो किसी और कोचिंग में ऑफलाइन में कहीं और पढ़ रहे हैं बच्चे, या कहीं और ऑनलाइन पढ़ रहे थे, और पिछड़ गए वहाँ पे वो। हाँ, वहाँ तो एक डिफरेंट है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, और उनको नीचे वाले बैच में है, ऊपर के बैच का अलग माहौल है, नीचे डिप्रेशन में भी है बच्चे, वो जैसे अभी आजकल हम खबर सुनते रहते हैं बच्चों की ना। तो ऐसे बच्चों को क्या आरआर बैच से फायदा होगा? मैं क्या ये वो कह बैच सकता में हूँ, लौट सकते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हम आरआर बैच को जब डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने इस बात को ध्यान रखा है कि जो बच्चा एक नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक है, जो बैचेस होते हैं उसमें उसकी डिजाइनिंग में अमर सर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो एकेडमिक हेड भी है अमर सर बायोमेंटर्स में, तो एकेडमिक जो काम होता है उसमें मेजर रोल अमर सर का रहता है उसमें। तो अब आपकी बात आप बोलिए बच्चों को। तो हमने इस बात का ध्यान रखा है, द स्टूडेंट हु डिजर्व और हु इज एबल टू क्रैक द नीट, वो इस बैच से डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो कितना भी पिछड़ गया हो, क्योंकि शुरुआत तो फर्स्ट चैप्टर से ही होगी यहाँ पे। और एक चैप्टर के लिए हमने 2 से 3 दिन अलॉट किए हैं, 2 to 3 days पर सब्जेक्ट। मीन्स लाइक जैसे फिजिक्स का पहले यूनिट सर्ट मेजरमेंट है, तो हमने उसको 2 दिन अलॉट किए हैं या 3 दिन अलॉट किए हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स है 2 दिन अलॉट किए हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन रिस्पेक्टिवली चैप्टर्स को हमने 2 दिन 3 दिन जहाँ रिक्वायर्ड है, जैसे रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है 1 नवंबर से और हमें फिनिश करना है 28 फेब तक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का बैच है, मतलब 120 दिन। हाँ। और 120 को यदि आप ऐसे कंसीडर करो, हालांकि अब कुछ चैप्टर वगैरह कम हो गए और संडेज की छुट्टी को हटाओ, सैटरडे को हटाओ, टेस्ट की, तो मतलब आपको 70 दिन 75 डेज आपको जमकर मेहनत करनी है। आप रेस में लौट आओगे आप, ये पक्का प्रॉमिस है कि आप कहीं पर भी हो, आपको रेस में लौटना है, आपको 600 नंबर तक, 650 नंबर तक पहुंचना है। तो अगले 75 डेज जो है वो 1 नवंबर से आप दे दीजिए। आप मान के चलिए कि हर दिन आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर दिन ये मान लेते हैं कि हर दिन जो है वो 8-10 नंबर से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो 70 दिन में बच्चे जो है वो 700 नंबर तक पहुंच सकते हैं। सर बिल्कुल, क्योंकि देखो कैसा होगा ना, एक दिन में हम बच्चों को देने वाले 3 लेक्चर। हाँ। एक होगा बायो का, एक होगा फिजिक्स का। बायो में बॉटनी जूलॉजी कभी रहेगा, कभी बॉटनी अकेला रहेगा। हाँ, ठीक है? वो तो डिपेंड करता है, वो तो हम उस हिसाब से हाँ। मॉडिफाई करेंगे, लेकिन हमारे पास हम और minimum- फैकल्टी आपको बता दूं मैं कि फिजिक्स में अमर सर, जावेद सर, अपना अमित शुक्ला सर, शिवम सर सब इन्वॉल्व है उसमें। केमिस्ट्री में चिन्मय सर, संजय सर है, और बायोलॉजी में मैं हूँ, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए शैल मैडम लेंगे। तो मतलब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका अपना। यदि आप टोटल अनुभव जोड़ ले सारे फैकल्टीज का, तो कितने सालों का हो जाएगा? आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट तो मतलब 100 साल से ऊपर निकल जाएगा। फिजिक्स डिपार्टमेंट 100 साल से ऊपर आराम से निकल गया। अमित शुक्ला सर का कुछ 35 साल के ऊपर से अनुभव है उनका। आई थिंक सो ही इज टीचिंग सिंस 1986, जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ। काफी पुराना आपका, मतलब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 86 के आसपास से वो पढ़ा रहे हैं। जावेद सर भी लगभग 92-95 के आसपास से जावेद सर भी पढ़ा रहे हैं। मतलब 60-70 साल तो इन्हीं का हो गया। हाँ। मतलब आप लोग 100 साल के आसपास पहुंच जाएंगे करते करते। हाँ, धीरे धीरे करते हुए हम फिजिक्स डिपार्टमेंट का अनुभव 100 साल का हो जाएगा, स्मॉल मतलब इतने कम लोगों में। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी आप देखें, संजय सर भी लगभग कुछ 90s के टाइम से संजय सर भी पढ़ा रहे हैं, वो भी 30-35 साल से पढ़ाई हैं। चिन्मय सर का भी अब लगभग होने को आया, उनका भी काफी हो गया। तो मतलब ये कि कुल मिला के कि बहुत अनुभवी टीम है, और उसमें मतलब एक ना एक मेंबर ऐसा है जिसका बहुत गहरा डीप अनुभव है इसका, तो पूरा उसके आसपास चलेगा। तो मतलब मेरा मानना ये है कि अभी क्या हुआ है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा है ना, एक होता है जिसे बोलते हैं ना कि नेगेटिव फीलिंग का आना, कि भाई कि ये तो बोचेज लॉन्च होते रहते हैं, तमाम तमाशे होते रहते हैं। तो बच्चों में क्या है, वो सीरियसनेस किसी चीज़ को लेकर वो भी कम हो गई है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जो भरोसा है ऑनलाइन क्लासेस पे, वो भी थोड़ा सा हिला अंदर से कहीं से। तो उसमें आप बायोमेंटर्स को इसमें कैसे आप सेग्रीगेट कर पाते हैं? बायोमेंटर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट रहा है ना, वो एक तो पहले तो हमारी ये कभी आदत में था ही नहीं। ये बैचेज भी बच्चों की डिमांड पे आया है। हाँ। एक तो हम चाहते भी नहीं थे कि ये बैच हम लॉन्च करें, लेकिन क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को, एक तो स्टूडेंट्स का ये बैकलॉग का गाना पिछड़ जाते हैं, क्योंकि साथ में नहीं चलोगे तो पिछड़ोगे भाई।
एक लीडर का काम है वो आगे चलेगा, लेकिन आपको उसके साथ तो रहना पड़ेगा ना। अब पता लगा कि लीडर मुंबई से निकला दिल्ली पहुंच गया, तुम अभी रास्ते में वहीं भोपाल में बैकलॉग से मुझे याद आया कि मैं भी कल परसों धोखे से क्या है डिस्कवरी चैनल लग गया, मैं टीवी देखा था, तो तो मैंने कहा चलो देखते 2-5 मिनट ना, तो उसमें सीन दिखाया हमने कि टाइगर है, एक पूरा जिराफ का बड़ा सा झुंड था, उसके पीछे 2-3 टाइगर थे, पीछे पड़ गए उसमें ना, सारे जिराफ आगे आगे दौड़ रहे थे उसमें, जो सबसे पीछे रह गए उनका शिकार हो गया। बिल्कुल। और बैकलॉग भी वही चीज है जो पीछे रखता है आपको, जैसे ही आप पीछे रहे एंटी नेट आपका शिकार कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। कर लेगा। तो मतलब जंगल का ये नियम है कि भैया पीछे नहीं रहना, दौड़ना है तो आगे दौड़ना है, ठीक है, पीछे रहे कि शिकार किया एंटी नेट ने आपका। तो वही कि बैकलॉग जो है ना वो बड़ा खतरनाक चीज, इसलिए कम से कम अब जो आरआरबी में बैकलॉग लगा लेगा उसका क्या होगा, उसने ना लगाए भी ना लगाना नहीं, ऐसा। उसने एक काम करना, देखो मैं मतलब अब ठीक है मैं कुछ बोलना ही वाला था अभी, लेकिन अब मैं बोलता हूँ छोड़ो, कि फिर तो भाई देखो एक तो चुल्लू भर पानी का ऑप्शन होता है हमेशा। अरे लेकिन अब देखो सर एक्चुअली हकीकत यही वाली बात है कि हमें बहुत सारे नहीं, स्टूडेंट्स का आप फोन आया, सिंपल सा हमें बहुत पढ़ना सारे भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, निकलना भी है, आप बताओ। सर पढ़ना भी नहीं है और निकलना भी है, तो देखो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाओगे। हाँ। अब तुम सोचो कि नीट में ही निकलना है तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। हाँ नीट में निकलने का भी ऑप्शन है सर, है। क्या यू जस्ट नीड टू हैव 4 to 5 करोड़। ऐसा है, अगले कुछ दिन तुम पढ़कर 5-6 करोड़ रुपए के आदमी बन जाओगे, बचा लोगे, मतलब मनी सेविंग इज मनी अर्न, पैसा बचाओगे वो पैसा अर्न करने के समान है। तो क्योंकि क्या है ना, देखो हम ये बैच लाए, हम क्यों चाहते हैं कि बैकलॉग लगे, हम नहीं चाहते ना कि बैकलॉग लगे, तो हमने धीरे रखा है। मतलब जो बायोमेट्रिक्स का जो पेस रहा है ना हमेशा से कि एकदम स्ट्रिक्ट वाला, उससे हम थोड़ा सा इस बार अपने आप को सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। जो अर्लियर जो बच्चे थे ना अरे बहुत ज़्यादा बहुत टफ ट्रेनिंग, 6 घंटे पढ़ लिया करते, बहुत टफ। लेकिन अभी बच्चे थोड़े सॉफ्ट हुए तो हमने अपने आप को सॉफ्ट किया। और हमने देखो कहीं ना कहीं ये बैचेज का लॉन्चिंग का ये भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमको कॉल किए हैं कि सर हम अमुक XYZ ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया है। बहुत सरकार इस समय ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ना, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों का जो डिप्रेशन का आप सुन लोगे ना उनकी बातें, बिल्कुल इसी यही पीक होता है, बिल्कुल जो उत्साह होता है मई जून में वो डाउन होकर एकदम डिप हो चुका होता है इस समय। और यहाँ पे जो छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये माहौल है अभी बहुत सारी सिटीज में जो बड़ी बड़ी कोचिंग हब हैं, वहाँ पे ये माहौल है कि बच्चा नवरात्रि के लिए लौटता है, डांडिया खेलता है, डांडिया के बाद डांडी गुल, वो जाता ही नहीं है वापस वहाँ। डांडी गुल मतलब, डांडी गुल मतलब एब्सेंट मतलब लौटते ही नहीं, फिर वो लौटता ही नहीं, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है। देखो क्या होता है ना, जो बच्चा अप्रैल से गया है वो ऑलरेडी 4-5 महीने घर से बाहर, तो जिस सिटी में जाते हैं मन नहीं लग रहा होता है। दोस्त बन गए तो ठीक, लेकिन पता है दोस्त तो बनाने के लिए वहाँ जाना ही नहीं होता है। दोस्त यदि आपके बाहर पढ़ रहे हो कहीं पे कोचिंग करने के लिए बाहर गए, वहाँ आपके खूब सारे अच्छे दोस्त बन गए, मतलब आप पढ़ नहीं रहे फिर। हाँ ठीक है, तो फिर खाना, पहले घर पे खाना खाया होता है, अच्छा माँ एकदम घी लगा के देती है रोटी चुपड़ चुपड़ की, बेटा मेरा राजा बेटा मेरी रानी बेटी। अब वहाँ जाके सूखे टिक्कर दूसरे सूखी रोटियाँ, दाल में ढूंढो तो दाल नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी। सब्जियाँ 6 दिन रोज एक जैसी टेस्ट की, उसके इंग्रेडिएंट सिर्फ बदलते हैं। कभी देखने में बदलती है, स्वाद में नहीं बदलती, स्वाद में नहीं बदलती। यू विल फील द सेम टेस्ट ऑफ आलू का भी सेम टेस्ट आएगा, शिमला मिर्च का भी सेम टेस्ट आएगा, टमाटर का भी सेम आएगा, आलू सबका लगभग सेम टेस्ट आएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं कर पाओगे, और आलू सबके साथ कॉमन रहेगा। मैंने तो दिन निकाले हुए तो मुझे पता है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे बोरियत होने लगती है। अब क्या होता है कि दशहरे के आसपास में कई जगह पे छुट्टियाँ दी जाती हैं, कई जगह दशहरा पे नहीं मिलती, तो दिवाली पे मिलती है। तो जो बच्चा नवरात्रा में दशहरा के टाइम पे जो नहीं जाता है वो दिवाली पे चला जाता है, वो 1-8 महीने का अंतर आता है। तो वो बच्चे जो हमें बोले रिक्वेस्ट करे कि सर कि अब हम बस की नहीं है, हम डिप्रेस हो रहे हैं यहाँ पे। और क्या होता है ना, जब बच्चा घर वालों से दूर होता है तो घर वालों से दूर होने पे ना एक अलग ही लेवल पे वो चल रहा होता है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है सर कि अपन जो बच्चों से प्रॉमिस कर रहे हैं उसका बहुत वैल्यू है। बिल्कुल सर वैल्यू है, क्योंकि हम तो मतलब मेरा मानना ये है कि बच्चे यदि मान लो कहीं से भी हैं, उनका तो साल लेना इम्पोर्टेंट है, उनका साल कभी खराब नहीं होना चाहिए।
तो कम से कम इतना एफर्ट कर लें कि कहीं से वो फिसल रहे तो फिसलने से बच जाए, वो आगे निकल जाए उसको लेकर के। तो इसमें मामले में हमारा आरआर बैच काम करेगा ना, आपको लगता है? बिल्कुल काम करेगा। मैं मैंने लेकिन जो एक चीजें बात बताई हैं, और सर मैं बोलूँगा, कई बच्चे ऐसे टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं, फोकस में पढ़ रहे हैं, वो वो आरआर बैकलॉग लगा के आरआर बैच ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं बोलूँगा कि आपको यदि एक्स्ट्रा ज्वाइन करना है बात अलग है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी जो कंटेंट मिला है। भी टारगेट बैच को टाइम मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज टारगेट बैच का और फोकस बैच का ये है कि दे हैव टाइम उस समय के साथ आप जो चीज पूरी करते हो तो आपकी एक परफेक्शन और एक्सेलेंस का लेवल अलग होता है। कॉन्सेप्ट जो है वो एक एक डीप जाकर डाइव करके समझाए जाते हैं। आरआर बैच में ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आपसे कि एक एक कॉन्सेप्ट को डीप डाइव, ये चूंकि क्या है स्पेसिफिक बैच है कि आपका एग्जाम का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उसके अनुसार पढ़ा बताएंगे आपको। तो इसमें आपको थोड़ा पढ़कर आना है, आपको एकदम ब्लैंक नहीं आना, चैप्टर तो पढ़ना। पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये हम कह रहे हैं। और दूसरी बात देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग डीपीएस, बट आपको कोई ना कोई एक बुक लेके बैठनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन पीवाईक्यू, बट यू नीड टू हैव अ बुक। एक आपके पास एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए, और सिर्फ बुक होनी नहीं चाहिए, उसको सॉल्व भी करना है। एंड सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, हमने बुक ले ली, लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अभी पता भी नहीं है कितने बज रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, अरे हाँ अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, अरे यार अभी मैं सोच रहा था क्वेश्चन लगाने बैठा हूँ, अरे ठीक है क्वेश्चन बाद में आता हूँ रुको जरा, बस 5 मिनट आ ही रहा हूँ, हो गए डिस्टर्ब। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, तब तक दोस्त का फोन आया नहीं कि चले गए क्रिकेट खेलने। या अभी तो क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो अभी वहाँ पे भी मन लगा हुआ है, तो ये हटाना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं खुद भी वर्ल्ड कप का मैच देख रहा हूँ आजकल इंडिया वाले। कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, मैं देखो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं सर। देखो हम मैं कहता हूँ टाइम को अर्न करो आप। एक्चुअली क्या है ना सर, देयर इज अ डिफरेंस। नाउ यू हैव क्लियर्ड योर फेस, आपने आपका फेस क्लियर करके आज आप यहाँ बैठे हो, अब आप देख रहे हो चलता है। यदि यही चीज आपके एंट्रेंस साल वाले, जिस साल आपने एंट्रेंस दिया था, तो उस साल हुआ था 96 में हुआ था। नहीं मैं बोला हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। नहीं देखा, लेकिन हाँ देखते तो क्या मेरे को याद अच्छे से कि जब मैंने एक मूवी एग्जाम निकाला था, तो करण अर्जुन मूवी आई हुई थी उस समय। बड़ी हिट मूवी थी करण अर्जुन। शायद 95-96 के आसपास मतलब नहीं, करण अर्जुन थी, वो बड़ी तारीफ सुनते थे उस मूवी की कि मैंने पूरे साल एक भी मूवी नहीं देखा था। मैंने टीवी में एक भी सीरियल देखा था, केवल वो कभी कभी सुबह मॉर्निंग में वो आता था, रंगोली एक आता था, संडे के दिन गाने आते थे सुबह। चित्रहार तो सर शाम को आता था, रात को, बुधवार के दिन शाम को आता था। रंगोली आता था संडे को सुबह, है ना? रंगोली करके आता था तो वो गाने सुनता था कभी जाके उस संडे के दिन, बाकी हर दिन पढ़ा मैंने। और मुझे मालूम है कि क्या होता है कि जो अभी की जो त्याग है, मेहनत है ना, यही आपको आगे जो है वो बिल्कुल यही चीज है ना। अब देखो एक और चीज इनको करनी पड़ेगी, टारगेट बनाना पड़ेगा कि आज मेरा टारगेट है, मैं मिनिमम 200 क्वेश्चन लगाऊंगा। यदि मान लो बच्चा टारगेट करता है मैं 200 क्वेश्चन लगाऊंगा आज, डिसाइड कर ले भैया 100 बायो तो 50-50 फिजिक्स और केमिस्ट्री देने पड़ेंगे, 100 बायो तो 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री, 200 क्वेश्चन का टारगेट करना पड़ेगा। अब 200 क्वेश्चन का टारगेट यदि वो 75 डेज हमारे साथ करता है, या मान लो 100 डेज करता है, क्योंकि बीच में छुट्टी वुट्टी आनी, लेकिन स्टूडेंट को तो अपना टारगेट करना पड़ेगा ना रोज का। कितने क्वेश्चन होते हैं? यदि 75 दिन करता है तो 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, और 100 दिन करता है तो 20,000 क्वेश्चन। मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया ना कैलकुलेशन? 200 × 100, हाँ 20,000 सही कर रहा हूँ मैं। तो 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो उसमें से नहीं आएगा? नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ। आपको वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ आरआर बैच। बिल्कुल सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आरआर बैच होगा। लेक्चर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, तो वो मैक्सिमम आपके फिर पुराने टाइप के क्वेश्चन, वो जैसा पहले था, क्योंकि पैटर्न तो अभी जस्ट एकदम से चेंज हुआ है। हाँ लेकिन वो क्वेश्चन टेस्ट में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जो हम टेस्ट लेंगे आपके आरआर बैच में,
सैटरडे नए सिलेबस के क्वेश्चन नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन देंगे। हाँ, मतलब नए सिलेबस के अनुसार और में- नए पैटर्न के अनुसार। लेकिन क्लास में कुछ क्वेश्चन पुराने हो डिस्कस, मतलब मुझे लगता है ये बहुत रिलेवेंट है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे डिस्कस। हाँ मतलब क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे हमारा टारगेट क्या है ना, हमारा टारगेट लेक्चर में रहेगा 2023 से स्टार्ट करेंगे हम। हाँ और प्रायोरिटी पे 2016 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कराने की। हाँ, लेकिन कोई जब नहीं मिलेगा तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, कोई पोर्शन तो उसका क्या कर सकते हैं, कुछ अब उसको नहीं कराएंगे फिर। हाँ, ठीक तो उसका फिर वो नहीं है कि मतलब एकदम से मतलब ऐसा नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ की जो एक्स्ट्रा बर्डन आपको लगे वो। और सेम केमिस्ट्री में भी हम लोग अभी सर केमिस्ट्री में कोई है नहीं यहाँ पे बॉम्बे नहीं, केमिस्ट्री में भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। वैसे ही कोई कर रहे हैं। देखो जो चीज डिसाइड होगी वो तो सब हाँ, सबके लिए तीनों same है। सब्जेक्ट में सेम काम तीनों होगा। सब्जेक्ट के लिए सेम काम होने वाला है। बस जो है ना टारगेट, क्योंकि क्या है ना देखो नहीं, सिंपल कई बच्चे थोड़े से हेजिटेंट हैं आरआर बैच को जोड़ने के लिए कि पता नहीं फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बैच से कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। सर बायोमेट्रिक्स है तो भरोसा है, हम एम ही नहीं कह रहे। हाँ। अब जाहिर सी बात है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है तो करे क्या। इसका क्या कॉन्टेस्ट है बताओ जरा। अच्छा तू कहीं और पढ़ रहा है तो तेरे को आना ही नहीं तो अच्छा ठीक है, समझ गए, तुम भी समझ गए, हम भी समझ गए। सर धीमे से जो है वो तीर छोड़ देते एकदम, है ना। तो खैर, तो बेटा मेरा लास्ट में यही कहना है आपसे कि आप लोग बिल्कुल जो है भरोसा रखिए। बायोमेंटर्स जो है वो कोई साधारण कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक आर्मी के समान डिसिप्लिन वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और जहाँ पर आपके भरोसे, आपके सिलेक्शन सबका बड़ा मायना है यहाँ पे। और हम यहाँ पर अपने सपनों के लिए नहीं, आपके सपनों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आपके सपनों का क्या वैल्यू है और क्या उनका मूल्य है, क्योंकि जब तक आप जो है वो स्वयं अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने अंदर आप बारूद नहीं भरेंगे, तब तक कोई चिंगारी लगा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपके अपने अंदर जो है वो एक स्टिल्थ का होना, बारूद का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है हम लोग जो है वो सब कुछ कंक्लूसिव बोलना चाहेंगे लास्ट में। कंक्लूसिव एक बार पॉइंट्स को रिकॉलिंग, लेक्चर कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है। रोज का टारगेट 200 क्वेश्चन का टारगेट अपने आप को सेट करना है, टारगेट देना पड़ेगा और उस टारगेट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ये काम कर सकते हैं तो आप आरआरआर बैच को ज्वाइन कीजिए। और यदि आपने सोचा कि आरआरआर बैच में फिर से हम बैकलॉग लगा लें तो भैया उसके बाद हम फिर बोलेंगे कि फिर क्रैश कोर्स में आना पड़ेगा। पर वही है, क्रैश कोर्स मतलब और क्रैश हो चुका है। हाँ, क्रैश कोर्स में तो आप मतलब मेरे लगता है ब्रीफ रिवीजन के लिए बहुत अच्छा था क्रैश कोर्स। लास्ट मिनट में आपको एक पुश मिल जाता है उसमें। मैं क्रैश कोर्स में बोलता हूँ बच्चों को, यदि आप वीडियो लेक्चर नहीं देखना मत देखो, आप डीपीएस लगाओ, टेस्ट दो आके। कंटिन्यूटी के लिए वो एक सिस्टम जरूरी होता है। जो बच्चे अभी कोचिंग छोड़ के आ गए, घर बैठे हैं, तो बेटा कंटिन्यूटी के लिए ज्वाइन कर लो आप, है ना। वो बहुत फायदेमंद चीज होती है। मतलब जो भी स्टूडेंट यदि कहीं पे भी ऑफलाइन में पढ़ा, कहीं पढ़ा और उसने अब छोड़ छाड़ दिया है और उसको लगता है कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, बहुत दिनों से कुछ नहीं किया था, लेकिन यदि वो वापस से अपनी इस लाइफ को, वापस से जर्नी को किक स्टार्ट करना चाहता है, देन यू आर वेलकम। यहाँ पे सिस्टमेटिक ही होगा, बिकॉज बायोमेंटर्स एक कमांडो लाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं कि आपको आज हम ये ऐसी लिक्विडेटिव बातें करके आपको रिझाएं और फिर यहाँ आने के बाद आपको कुछ दूसरा मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। बायोमेंटर्स का हमेशा से रहा है, या तो हम बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं फिर वो हम करके ही रहते हैं। हाँ, मतलब उतना ही, क्योंकि हम बोलते समय ध्यान रखते हैं शब्दों के चयन में कि उतना ही बोलें जितना हम कर पाएंगे। ज्यादा डिलीवर कर देंगे चलेगा, पर कम नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हम इसी सिलसिले में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। लगभग हर लेक्चर की ड्यूरेशन 60 मिनट हमने डिसाइड किया, लेकिन भाई पढ़ाते पढ़ाते टीचर से ज़्यादा पढ़ जाता है। वो टेंटेटिव कहने का, कभी थोड़ा आगे पीछे में हो सकता है। हाँ, तो चलिए बेटा, मतलब मेरा मानना यही है कि आप भरोसा रखिए और एफर्ट, मेहनत कीजिए बेटा। क्योंकि देखो ऐसा है कि ये समय निकल गया तो दोबारा आएगा नहीं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और वक्त को बदलने के लिए मेहनत करनी होती है। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।